कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिवा क्लासेस को और करें अपने BCECEICARBHU 11th and 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिहार का। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडिया के बारे में यानी भारत के बारे में। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। रेडियो सब क्वेश्चन के लिए। चलो पहला क्वेश्चन कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया में कितने भाग में बांटा गया है। देखो 3 प्रकार से बांटे गए थे, ठीक है, 3 प्रकार से बांटे गए थे, लेकिन कुल कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं? 15, ठीक है। 15 आपको बताया गया था ना, 15 हैं। कौन कौन से हैं आपको याद है? कौन कौन से? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, लोअर गंगेटिक, मिडिल गंगेटिक, है ना, गुजरात। तो ये सब आपको दिया गया था, ये सब आपको बताया गया था, ठीक है। चलो रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, रिकैप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया के बारे में 3 भागों से बांटा गया था, लेकिन कुल कितने हैं? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। बार बार क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है? एग्रीकल्चर के जलवायु के क्षेत्र पे, एग्रीकल्चर के जलवायु क्षेत्र यानी कृषि जलवायु के क्षेत्र पे, ये नहीं कि जलवायु के क्षेत्र पे, ठीक है। कृषि के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, इसलिए तो नाम दिया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, है ना, इसलिए तो नाम दिया गया है। यानी कृषि के अंदर हम लोग बात करेंगे, नॉर्मली क्लाइमेट के रूप में नहीं बात करेंगे। कृषि के जलवायु के क्षेत्र के आधार पे बांटेंगे भारत को। तो वो भाग में बांटा गया था 15 भागों में, ठीक है। 15 का नाम दिया गया है, पूरा विश्लेषण दिया गया, आपको सर ने बताया हुआ था, ठीक है। हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं एक बार। कौन कौन सा है? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। उसके बाद अपर गंगेटिक प्लेन जो गंगा के क्षेत्र के आते हैं, फिर मिडिल गंगेटिक, फिर आती है जो ऊपर वाले होते हैं अपर गंगेटिक, फिर आते हैं जो ट्रांस, जो इसके समरूप ही रहते हैं। जैसे सिंधु की बात किया था तो सिंधु उसके ट्रांसजेनेटिक आते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक गंगेटिक प्लेन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से 15 में बांटेंगे। गुजरात का अलग क्षेत्र है, आइसलैंड एक अलग है, ठीक है, फिर वेस्टर्न ड्राई रीजन अलग है, ठीक है, फिर वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ये सब हो गए जो दोनों तटों में आते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में बांट दिया गया है। और आपको ये मालूम होनी चाहिए, आपने भूगोल में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि कौन सा क्षेत्र कहाँ आता है। ये उड़ीसा है, इधर का क्षेत्र आपको ये वाले क्षेत्र है, ये आपको तमिलनाडु आती है, ये वाली केरल आती है, फिर जो आइसलैंड यहाँ पे दिख रही है आइसलैंड हो गई। तो ये सब चीजें आपने जान रखा है, ठीक है। तो मेनली इस पे फोकस करना है, नहीं देखे वो पीछे वाले लेक्चर को देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, बिहार में कितने प्रकार से बांटे गए, ये तो मैंने बात किया कि भारत में, पूरे भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटे गए थे, ठीक है। बट बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से और बिहार के हैं, तो जानना बहुत ही जरूरी है, आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। इंडिया का भी बातें किया था, बिहार के बारे में भी लिख लोगे, है ना, नोट कर लोगे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94.2 लाख हेक्टेयर, जिसमें से हम लोग सिर्फ खेती कितना करते हैं? 56.4 लाख पे हेक्टेयर पे खेती करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिंचाई की सुविधा कितना पे उपलब्ध है? तो 35.2 लाख हेक्टेयर पे ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई मतलब इरिगेशन, जैसे लेक हो गई, झील हो गई, ठीक है। हैंडपंप जो सरकार के द्वारा दी जाती है, जहां पे कृषि होती रहती है, जैसे चौर वगैरह कहते हो, ठीक है ना। वहां पे देखा होगा आपने कि बहुत सारा ना घर बना के वहां पे सिंचाई का सामग्री रखा जाता है ना। आपके भी अंकल लोग रखते होंगे, तो वो सब भी एक तरह से सिंचाई का ही सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो लगभग 35.2 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यानी जहां पे पानी आसानी से मिल जाती है, ठीक है, क्लियर बात है। और खेती की यानी टोटल कितना है? 94.2 लाख हेक्टेयर पूरा टोटल है, टोटल भूमि क्षेत्र है, टोटल क्षेत्र है, ठीक है। जिसमें से खेती हम लोग कितना करते हैं? सिर्फ 56.4 लाख पे, ठीक है। फिर सिंचाई कितना करते हैं? 35.2 लाख हेक्टेयर पे, ठीक है। यहां तक क्लियर। वही सारी बातें इंग्लिश में भी लिखी गई है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार का जलवायु किस प्रकार का है। हम लोग के जलवायु किस प्रकार का है? देखो सर को भी ना थोड़ा गर्मी पड़ रहा है, यानी गर्म, आपको भी गर्मी हो रहा होगा, इसलिए छत पे हो गए कहीं, है ना।
है ना। तो गर्मी पड़ती है, तो सीधा सा मतलब रखेंगे कि बिहार की जलवायु गर्म शुष्क है ना। ट्रॉपिकल क्षेत्र में आते हैं हम लोग, क्लियर ना। और आपको पता है ट्रॉपिकल क्षेत्र में आम की खेती होती है बहुत अच्छे से। और आपको पता है कि बिहार ना मतलब हम लोग के एरिया में, मतलब हम लोग के एरिया में बिहार आम की खेती बहुत ही ज्यादा होती है, और आम की खेती ट्रॉपिकल एरिया में होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ गई कि आम की खेती किस जलवायु में होती है, तो ट्रॉपिकल जलवायु में होती है। तो वहां याद करना नहीं होगा हॉर्टिकल्चर जब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बिहार की जलवायु किससे याद रखोगे, याद करना तो है ही नहीं, बस समझते जाओ, स्मार्ट वर्क करते जाओ, याद करने की कोई चिंता नहीं, है ना। बिहार की जलवायु देखो, आपको भी गर्मी लग रही है, मुझे भी गर्मी लग रही है, मतलब गर्म है ये एरिया, यानी जलवायु थोड़ा गर्म है, ठीक है। तो बिहार की जलवायु कैसी हो गई, गर्म हो गई। शुष्क भी थोड़ा थोड़ा देखो, शुष्क भी हो जाता है, पंखा चला देते हैं तो मतलब शुष्क भी हो जाता है, मतलब थोड़ा शीत भी आ जाती है, ठंडा ठंडा हवा भी बह जाता है शाम के वक्त, है ना। और शाम के वक्त ही आप लोग की क्लास हो जाती है, सर मजा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बिहार की जलवायु गर्म शुष्क है, सीधा ये लिखो। और सर्द कटिबंधीय है, यानी थोड़ा थोड़ा नमी भी रहता है, तो सब ह्यूमिड भी कहेंगे, क्या कहेंगे, सब ह्यूमिड। यानी निष्कर्ष क्या निकली कि बिहार की जलवायु गर्म शुष्क एवं सर्द कटिबंधीय होती है, मतलब ट्रॉपिकल होती है और सब ह्यूमिड होती है। अब यहाँ की मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सर सब चीज बातें कर लिया, मिट्टी के बारे में नहीं बताएंगे, चलो बताते हैं। मिट्टी ना काफी उपजाऊ होती है, काफी फर्टाइल होती है। सॉरी यहाँ पे इंग्लिश लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं, फर्टाइल हो जाएगी। तो ये बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर हुई कि बिहार की जलवायु गर्म शुष्क होती है, यानी ट्रॉपिकल होती है, और सर्द कटिबंधीय होती है, यानी नम होती है, यानी नमी होती है। तो इंग्लिश बात करें तो सब ह्यूमिड। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, यानी फर्टाइल होती है, यहाँ पे देखते हो अधिकतर खेती हो जाती है। हाँ चलो ठीक है, गुड। तो यहाँ बातें किया कि जलवायु और मिट्टी के बारे में, यानी बिहार के जलवायु और मिट्टी के बारे में आपकी सारी राम कहानी खत्म। क्या क्या राम कहानी थी कि जलवायु गर्म शुष्क रहती है, थोड़ा सर्द कटिबंधीय, थोड़ा नमी रहती है, इंग्लिश में बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ह्यूमिड रहती है। वही बात किया मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। क्लियर, यहां तक क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थम्स अप करते चलोगे। सर ये क्या टेढ़ा मेढ़ा भारत का नक्शा, सॉरी बिहार का नक्शा बता दिए। हाँ जी, देखो भारत का पढ़ रहे थे तो भारत का नक्शा बताया गया था, अब बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहार के भी बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बताइए। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बातें किया था बिहार के मानचित्र के बारे में दिया गया, चित्र के बारे में दिया गया, बिहार का है। अपना अपना एरिया जानते हो कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, समस्तीपुर के एरिया में, ठीक है ना। चल अब देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे झारखंड आते हैं, यहाँ से झारखंड आते हैं, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, ठीक है, उधर की बात करें तो वेस्ट बंगाल आ जाते हैं, ठीक है, उधर वेस्ट बंगाल के जस्ट इस साइड होते बांग्लादेश आते हैं, ठीक है। तो उधर की बातें नहीं करना है मेरे को, बस बिहार के बारे में बात करना है। तो बिहार को केवल कुल 4 भाग में बांटा गया है, मेनली तो 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 को ही ना 2 भाग में बांटा गया है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3A, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो समझ जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग ऐसे कर लिए, 3 भाग ऐसे किए, सब अभी नोटबुक में ऐसे ऐसे करोगे, 3 भाग में करोगे, 3 डॉट दोगे, ठीक है, या जो भी आप कहते हो स्टार दो, कुछ भी दो, ठीक है, 3 दो। यहां लिखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, ठीक है। फिर यहां पे दोगे सेकेंड वाले में एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेकेंड, फिर यहां पे दोगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन थर्ड, ठीक है। यहां तक तीनों दिया आपने। यहां पे देखो एरो, जो हिंदी वाले हैं वो भी इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी वही होता है, कृषि जलवायु क्षेत्र वही होता है, तो क्यों ना हम लोग इससे सिंपली याद हो जाता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3। अब 3 को ही ना 2 और भाग में बांटा गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है, जैसे क्लासिफाई करते हैं, चलो जी ऐसे कर लोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन
थर्ड ए दोगे, यहां लिखोगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, थर्ड बी दोगे। क्लियर ना, यहां तक क्लियर सारी चीजें लिखे, लिखे ये सारी चीजें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 और एग्रो क्लाइमेटिक 3 को ही बांटा गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 ए में, फिर 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 बी में। क्लियर, यहां तक क्लियर, सारी चीजें क्लियर। चलो ये सारी चीजें हो गई, अब फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। पीडीएफ में बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाएगी तो वहां से आप देख लोगे, ठीक है। चलो यहां पे देखो, इसमें बात करते हैं संबंधित जिले कौन कौन से आते हैं, इसके मुख्य फसल कौन कौन से हैं, ठीक है, सारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो सारी चीजें में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लोगे, ठीक है। ठीक है, संबंधित जिले में देखो कृषि, कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 के क्षेत्र में अपना अपना जो जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे मिलाते चलोगे। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, उसके बाद वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये 3 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें 13 जिले आते हैं, ठीक है। बिहार में कितने जिले, 38 जिले हैं ना, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 के अंदर आते हैं 13 जिले। 13 कौन कौन से जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, ठीक है, मुजफ्फरपुर, सारण, उसके बाद वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये 3 आपको जिले हैं जो कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब कृषि जलवायु क्षेत्र द्वितीय की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें कुल 8 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 8 जिले आते हैं, ठीक है। यहां भी आप नोट कर लोगे, सामने में कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, सामने बातें करते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, फिर उसके बाद आपको भागलपुर, ये जिले आते हैं, ठीक है। समझ में आ गए, ये 8 जिले आते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में, ठीक है। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 भाग, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3A, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B। क्लियर, अब इस दोनों को देखो, दोनों में 6 और एक में 11, ठीक है। तो यहाँ पे बातें करते हैं, यहाँ पे बातें करते हैं, पीछे में जहां पे डाटा बनाया था इसमें कुल 17 जिले आएंगे, ठीक है। ऊपर वाले में 13 जिले, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में 13 जिले, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में 8 जिले, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 में 17 जिले। वही 17 को फिर 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटते हुए यहाँ पे चलते इसमें 6 जिले आते हैं ए वाले में, फिर बी वाले में 11 जिले आते हैं। अब क्लियर हुई सारी डाटा है, अब इसको फुलफिल कर लोगे, अब इसको आप फुलफिल कर लोगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में 13 जिले आते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में 8 जिले आते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 में 17 जिले आते हैं, लेकिन 17 2 भागों में बांटा गया है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3A में 6 जिले आते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B में 11 जिले आते हैं। अब क्लियर हुई बातें, इसको देखो याद भी नहीं करना है, याद करने का सारा ठेका हम ले रखे हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट करते जाओ। देखो 1 में 13 जिले, सिंपल, अपना अपना जिला देख लिए होगे, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में 8 जिले, ठीक है, सिंपल सा याद रखोगे, 13 8 17 6 11, 13 8 17 6 11, सिंपल है ये, याद कर लोगे। क्लियर ना, आगे बात करते हैं, आगे जो आपके जिले वाले हैं उसमें बात करते हैं। तो थर्ड सेकंड तक बातें कर लिया था, फर्स्ट में आते हैं 13 जिले, सेकंड में आते हैं 8 जिले, थर्ड ए की बात करें तो उसमें 6 जिले आते हैं। 6 कौन कौन से हैं, भोजपुरा है, लखीसराय है, जमुई है, मुंगेर है, भागलपुर है और बांका है, ये 6 जिले आते हैं। फिर 3B में बात करें तो नालंदा, नवादा, पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और बक्सर आते हैं, ये 11 जिले आते हैं। आपको जिले का नाम याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि कितने जिले किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आंख बंद करो, जैसे मैं बोल रहा हूं सब आंख बंद करो, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद हो जाएगी। देखो कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में कितने, 13 जिले, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में
8 जिले। कृषि जलवायु क्षेत्र 3 में 17 जिले, लेकिन दो भागों में बांटा गया है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र 3 में 6 जिले, कृषि जलवायु क्षेत्र 3B में 11 जिले। ओम नमः शिवाय करके बस निकल जाना है, ठीक है। 13, 8, 17 और 6, 11 बांटा गया है। क्लियर सी बातें हैं, याद हो जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं मुख्य फसल की। इसमें हम लोग बात करते हैं मुख्य फसल की। कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आपको कौन कौन से कौन कौन से फसलें उगाई जाती है, तो किस क्षेत्र में उगाई जाती है, किस जिले में उगाई जाती है, ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। तो मुख्य फसल कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं धान, गेहूं, मक्का। ये तो सब में प्रॉपर रहता ही है, यानी बिहार में धान, गेहूं, मक्का होता है, ठीक है। और मक्का एक ऐसा फसल है, याद कर लोगे, मक्का एक ऐसा फसल है जो आपको हर एक मौसम में उगाए जाते हैं। आपको पता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 3 मौसम में बांटे गए, कौन कौन सा, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। ये आपको 12th में दी गई है, उससे पहले की ये सब बेसिक जानकारियां हैं, वो आगे जाके आप पढ़ लोगे। कृषि के क्षेत्र में 3 मौसम में 3 प्रकार में बांटे गए हैं, कौन कौन से वो हैं, तो खरीफ मौसम, रबी मौसम और जायद मौसम। इसका क्या क्या किस प्रकार से किस माह में आते हैं वो सब भी आपको 12th में बताया जाएगा, ठीक है। उससे पहले भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लोगे उस सब, ठीक है। अब देखो संबंधित जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं धान, गेहूं, मक्का। दलहन वाले जितने भी क्रॉप आते हैं, तिलहन वाले जितने भी क्रॉप आते हैं। दलहन क्या होता है, जिससे हम लोग दाल वाली, ठीक है, जैसे में अरहर, ये सब हो गई, ठीक है, चना दाल, ये सब हो गई। तिलहन में तेल प्राप्त करते हैं जिससे, ठीक है, सरसों, राई, तोरी, ठीक है। ये सब भी अलग अलग है, ये नहीं कि सब एक के है, नहीं। आगे जब पढ़ोगे क्लास 12th में ये सब अलग अलग है, राई अलग है, तोरी अलग है, सरसों अलग है, लेकिन सब एक ही फैमिली के आते हैं, सब एक ही फैमिली के चट्टे वट्टे हैं, ठीक है। बट अलग अलग उनका पेशा है, अलग अलग वो काम करते हैं, ठीक है। तो तिलहन, ईख, आलू, तंबाकू, ये सब हो गई। लीची की बात कर ले, आम की, जितने भी कमर्शियल वाले फसल आते हैं वो सारे कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं। 1 के अंतर्गत 13 जिले होते हैं। 13 कौन कौन से जिले हैं वो आप नोट कर लोगे, आपको बता चुका है, ठीक है। समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये सब होती है, ठीक है। फिर कृषि जलवायु क्षेत्र द्वितीय में आते हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र द्वितीय में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय पे आते हैं, किशनगंज हो गई, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब में मुख्य फसल की बात करते हैं। धान, गेहूं, मक्का। फिर गर्मा मूंग होती है, जैसे गर्मा है ना, ये भी एक मौसम का नाम है। जायद को ही हम लोग गर्मा कहते हैं, आपको बताया ना, खरीफ, रबी और जायद, जायद को ही गर्मा कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें लेना है। फिर राई देखो, राई या सरसों, जूट, उद्यानिक फसलें जैसे आम, बेल, केला, ये सभी उगाए जाते हैं, पपीता, कद्दू, ये सब, ठीक है। फिर कृषि जलवायु क्षेत्र 3rd A में बात करते हैं, 6 जिले आते हैं, ठीक है। 6 जिले में हम लोग धान, गेहूं, मक्का, चना, मसूर, इसमें भी लगभग दलहन और तिलहन दोनों का उपयोग करते हैं। उद्यानिक फसल आम, अमरूद, बेल, केला, ये सब की बातें करते हैं, ठीक, ये सब भी हो जाती है इसमें। 3rd B की बात करते हैं। 3rd B में कुल कितने जिले आते हैं, 11 जिले आते हैं। इसमें भी वही बात करें तो धान, गेहूं, मक्का, चना, सूर्यमुखी, सूरजमुखी और उद्यानिक फसलें जैसे आम, प्याज, आलू, मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कृषि जलवायु क्षेत्र 1 की बातें करते हैं। इसके अंदर 13 जिले आते हैं, आपको बता दिया गया है कितने जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्षेत्र की मिट्टी थोड़ा बलुआई दोमट होती है, ठीक है, सैंडी लोम होती है, सैंडी लोम होती है, क्लियर। यहाँ की पीएच मान कितनी होती है, 6.5 to 8.4 होती है, यहाँ तक कि 10 तक भी चला जाता है पीएच, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारी जानकारियां दी गई थी, बट मेनली ये फोकस में रखना है आपको, ये सारी चीजें बस नोट कर लेनी है। इंग्लिश वाले सीधा लिखेंगे किस प्रकार की जलवायु चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, सॉरी जलवायु में मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, बस मिट्टी लिखेंगे, सॉइल लिखेंगे, सैंडी लोम, क्लियर, सैंडी लोम टू लोम स्ट्रक्चर। पीएच मान कितना होना चाहिए, पीएच का फुल फॉर्म आपको पता है, पीएच का फुल फॉर्म आपको पता है, कोई बताएंगे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 10th में, पीएच है ना, मापते हैं 0 से 14 तक स्केल होती है, ठीक है। यहाँ पे सोरेनसन ने इसका खोज किया था, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता तो नहीं पता लिख बोल दो, है ना, या लिख दो, ठीक है, चैट कर दो। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा शायद, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह लो, ठीक है, बहुत सही। देखो पोटेंज कह लो, पोटेंज मतलब शक्ति होती है, ठीक है, या पावर कह लो,
पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें पता है कि H प्लस आयन रहता है तो वो एसिडिक होता है, वो H माइनस रहती है तो बेसिक होती है। ठीक, ये सब साइंस की वाली टॉपिक थी। ठीक है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर ना? तो ये सब बस ये ध्यान में रख लेना कि यहाँ की पीएच कितनी होती है, 6.5 टू 8.4 रहती है। ठीक है, कभी कभी 10 भी चले जाते। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में आपको पता है 8 जिले आते हैं। क्या बताया था, क्या गाना क्या था, 13 8 17। ठीक है, 13 8 17, 17 को बांटा गया था 6 और 11 में। सिंपल है, 13 8 17, 6 और 11। ठीक है, तो इसके अंदर 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी की किस प्रकार की होती है, सैंडी लोम होती है। ठीक है, बलवाई दोमट होती है। वहीं यहाँ की पीएच मान की बात कर ले तो 6.5 टू 7.8 होती है। ठीक है, 6.5 टू 7.8 होती है। क्लियर ना? ये हो गई हमारी कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड की बातें। अब कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड की बातें करते हैं। और आपको पता है कि थर्ड 2 और भागों में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड की बात करें, इसके अंदर 17 जिले आते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी फिर से वही बलवाई दोमट से दोमट होती है। आपको मतलब इसे क्या स्पष्ट होती है कि बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, सैंडी लोमी रहती है, सैंडी लोम रहती है या लोम रहती है। क्लियर? यानी दोमट मृदा रहती है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलो, यहाँ के पीएच मान 6.8 टू 8.0 के बीच पाया जाता है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में दियारा एवं टाल भूमि काफी बड़े भाग में होते हैं। यानी ये दियारा क्या है, ये टाल क्या है, पूछोगे ना, ये दियारा क्या है, ये टाल क्या है। ठीक है, देखो दियारा क्या होता है, जैसे नदी के किनारे वाले, सीधा सा मतलब रखो कि गंगा के किनारे वाले जितने भी भाग होते हैं, जितने भी जिले पाए जाते हैं, वो सारे आते हैं दियारा में, वो सारे आते हैं दियारा क्षेत्र में। क्लियर? दियारा भूमि में आते हैं। ठीक है, वही टाल की बात करें तो टाल एक प्रकार की कटोरा नुमा वाली क्षेत्र होती है। टाल जिसको कहते हैं, जैसे टाल देखा होगा ना, कहते हैं ना कि छोटा बच्चा कहता है कि टाल लगा दलिए, है ना, तो टाल मतलब इस प्रकार से टाल। तो वही टाल नीचे से मान लो कटोरा नुमा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि जल जब वर्षा होती है तो वर्षा यहाँ पे, वर्षा वाला जो जल होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वर्षा वाला जल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसे इस प्रकार के परिस्थिति को क्या कहते हैं, टाल क्षेत्र कहते हैं, टाल भूमि कहते हैं। और दियारा क्षेत्र क्या होता है या दियारा भूमि क्या होता है कि जो नदी के किनारे वाले, ठीक है, नदी के किनारे वाले जितने भी भाग पाए जाते हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, वो कहलाते हैं दियारा क्षेत्र। अब जब पटना गए होगे तो पटना का जहां पे वो पुल बना है दीघा वाला, दीघा के क्षेत्र वाला, वो सब दियारा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, वहां भी बहुत अच्छे पैमाने पर खेती शुरू होती है, खेती होती है। इस बार से पटना में भी शुरू किया गया, जो नदी के पुल के जस्ट नीचे में देखते होगे, जाते होगे तो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी खेती वहां पे देखने को मिलेगी, बंदा गोभी, पत्ता गोभी की। ठीक है, मूली वगैरह की वहां पे खेती होती है। ठीक है, कभी जाओ घूमो उधर पटना की साइड में, अगर जाओगे पुल से जाओगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कि वो सब आते हैं दियारा क्षेत्र में आते हैं। और टाल क्षेत्र मतलब कटोरा नुमा, कहीं कहीं देखा होगा कटोरा वाला क्षेत्र होता है, यानी जो नीचे रहता है क्षेत्र, वहां पे वर्षा होती है तो पानी इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं टाल भूमि और उसको कहते हैं दियारा भूमि। आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। तो इसके अंतर्गत यानी कृषि जलवायु क्षेत्र 3 के अंतर्गत दियारा और टाल भूमि इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसे 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, आगे बात कर लेते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र तृतीय 1 जो कि दक्षिण पूर्वी बिहार जलोढ़ मैदान होती है। ठीक है, इस वर्ग में कुल 6 जिले आते हैं, आपको बताया गया। फिर कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड बी की बात करें, उसमें 11 जिले आते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में अरहर की खेती होती है, अरंडी की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। ठीक है, मूंगफली की, तिल की। वहीं रबी के मौसम में आपको बताया गए थे 3 मौसम होती है, खरीफ होती है, रबी होती है और जायद होती है। रबी वाले जितने भी होते हैं वो ठंडी के मौसम में, ठंडी कब पड़ती है, अक्टूबर नवंबर के क्षेत्र में, तो वो उस समय रोपी जाती है या उगाई जाती है, तो वो रबी वाले क्षेत्र हो गए। ठीक है, खरीफ की बात करें तो खरीफ, ठीक है, खरीफ की बात करें तो ये फरवरी के बाद वाले क्षेत्र हो गए। ठीक है, फरवरी के महीने के बाद वाले क्षेत्र हो गए। गर्मा जो मिडिल में आते हैं, जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, हीट वाले क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीनों आपको मालूम हो गए। तो रबी वाले में परती छोड़ दिया जाता है या गेहूं की खेती कर दी जाती है। आपको पता है कि मक्का की खेती करते हैं, उसके बाद हम लोग गेहूं की खेती करते हैं। वही कृषि जलवायु और काफी अच्छी भी मानी जाती है।
आगे बात करते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र तृतीय बी की। तो ये दक्षिण पश्चिमी बिहार जलोढ़ मृदा है। इसके अंदर 11 जिले आते हैं। इसके अंदर मोटे अनाज की बात कर ले, अरंडी तथा कुछ तिलहनी वाले, तेल देने वाले जितने भी फसल आते हैं वो सारी की खेती यहाँ होती है, खरीफ में ही होती है। तो ये भी क्लियर हो गई बातें, ठीक है। चलो अब क्या कोई क्वेश्चन है यहाँ आपको बिहार में बस इतना ही था पूछ, ठीक है। चलो ओके बाय, ओके बाय बाय कमांडोज, मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, ठीक है, आई के सेशन में, ठीक है। चलो गुड बाय।